शुरुआत करते हैं फ़लस्तीन के इशू से, जहाँ पे अक्टूबर के से लेके आज तक यानी अक्टूबर 2023 से लेके आज तक अक़वाम आलम कोशिश करती रही हैं सीज़ फायर की, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा। लेटेस्ट ख़बर ये है कि हमास ने एक 3 फ़ेज़ पे मुश्तमिल माहदे को एक्सेप्ट किया है, ट्रूस डील को एक्सेप्ट किया है, जिसके अगर 3 फ़ेज़ेस की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इजरायली फोर्सेस को गज़ा से निकलना होगा, उनका मुकम्मल इनखला होना चाहिए। इसके अलावा जो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस हैं यानी जो फ़लस्तीनी अपने घरों में मौजूद नहीं हैं, गज़ा उनको कैप्टिव्स बना चुका है, उनको वापस किया जाए। इसके अलावा इजरायली और फ़लस्तीनी जो कैप्टिव्स दोनों जगह पे मौजूद हैं उनकी आपस में एक्सचेंज हो। इसका खैर मकदम कर रही है पूरी दुनिया। ख़ास तौर पे आपने देखा कि इजराइल में प्रोटेस्ट जारी और सारी है। लोगों ने कहा कि किसी भी तरह गज़ा में मौजूद इजरायली जो कैप्टिव्स हैं उनको वापस बुलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने, नेतन्याहू ने मुकम्मल तौर पे इस 3 फ़ेज़ माहदे को एक्सेप्ट अभी नहीं किया है। उनका कहना यह है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वो एक और डेलीगेशन रफ़ा भेज रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑन ग्राउंड अटैक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बॉम्बिंग ऑफ द सदर्न सिटी, वो रात गए तक इसको मज़ीद बढ़ाते गए हैं। ईरान ने भी खैर मकदम किया है हमास के इस स्टांस का। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद साहब, उनसे जानते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। क्या ये अब सीज़ फायर की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है? हमास की इस लचक का खैर मकदम अगर दुनिया कर रही है तो फ़लस्तीनी और गज़ा के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बखैर। देखें, ये एक बड़ी एक उम्मीद की किरण नुमाया हुई फ़लस्तीन के बासियों, गज़ा के बासियों के लिए, और वो अपनी इस खुशी का इजहार करने के लिए सड़कों पर निकल आए और उसमें सड़कों पर खुशियां मनाना शुरू कर दी। लेकिन कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये खुशियां आहिस्ता आहिस्ता मदम होना शुरू हो गई, क्योंकि इजराइल की मीडिया रिपोर्ट करने लगा कि नेतन्याहू ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक, और उसकी बहुत सारी और क्योंकि कंडीशंस थी। और उनके जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने भी रात गए बयान दिया कि नहीं, हम तो इसको इन्वेजन करेंगे रफा पर। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया है खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि उस प्रेशर को भी देखना यह है कि मटेरियलाइज होता है या नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ जमील अहमद साहब, जो इजराइल में अपने मामला चल रहे हैं, जमील साहब, अपने जो इजराइल की तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग इजराइल में मौजूद एहतजाज कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि नेतन्याहू की पॉलिसीज़ और ये ऑन ग्राउंड इन्फेशंस उनको मसले के हल की तरफ नहीं ले जा रही हैं। कल उनकी तरफ से भी बयान आया कि ये जो वो नेतन्याहू पे एक तरह से प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि इस सीज़ फायर डील को एक्सेप्ट किया जाए, जल्द अज जल्द जो इजरायली यानी वहाँ पे कैदी मौजूद हैं फ़लस्तीन में, उनको वापस लाया जाए। और उनकी तरफ से ये भी कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये सिर्फ शुरुआत हैं। तो आप समझते हैं कि विद इन इजराइल भी नेतन्याहू पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सीज़ फायर को एक्सेप्ट करने के लिए? ये तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो जो राइट विंग है उसका प्रेशर ज्यादा कारामद होता है बनिस्बत जिस प्रेशर का आप जिक्र कर रही हैं। हकीकतन वो काफी प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ के अवाम का, जिस तरह दुनिया में अवाम प्रेशर बढ़ा रही है। लेकिन जो राइट विंग है, जो कोलिजन गवर्नमेंट है, वो किसी सूरत नहीं चाहती कि कोई ऐसी डील हो, क्योंकि सीज फायर का मतलब राइट विंग ये समझती है इसका कि जो जिसकी वजह से नेतन्याहू कायम है और जिसकी वजह से शुरू से इजराइल का जो कॉन्सेप्ट बना है वो राइट विंग थिंकिंग की वजह से बना है। जब से इजराइल बना है तो वो इस चीज को नहीं मानती और वो कहती हैं कि ये हमारी सरासर डिफीट हो जाएगी और हमने अब तक जो किया है वो मिलियामेट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एम्बेसडर साहब, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात कही है, क्योंकि कल मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी एंड इट वाज अबाउट द पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ऑफ दिस गाजा कॉन्फ्लिक्ट, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की कि अगर सीज़ फायर एक्सेप्ट होता है तो ये इख्तिताम होगा नेतन्याहू की सियासत का। जैसे आपने भी इशारा किया कि उनकी मकबूलियत की या उनका जो नैरेटिव है वो इस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हम कहते हैं कि ये सब कुछ अमेरिका की हिमायत और सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता, लोगों ने कहा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इफ दिस वॉर कंटिन्यूज देन दैट मीन्स इट्स द एंड फॉर बाइडन। तो अब बाइडन वर्सेस नेतन्याहू में से किसकी सियासत कायम रहती है, इस पे आपका क्या तज्जिया होगा? अगर देखा जाए कि जब से इजराइल बना है तो कौन सी किस मामले ने ज्यादा
असरअंदाज हुआ है, कौन सी लॉबी ज्यादा असरअंदाज हुई है। इस पे एक जॉन शमीर है, उन्होंने किताब भी लिखी है अभी रिसेंटली, और बड़ी अच्छी किताब है जिसमें इजरायली लॉबी के नाम से। तो वो कारामद हमेशा रही है, जिसमें है, कांग्रेस है, फाइनेंस है, हर सेक्टर अमेरिका का है। तो वो इजरायली लॉबी अब तक जब से इजराइल कायम हुआ है ज्यादा कारामद रही है। तो मैं समझता हूं कि बाइडन के आखिरी दिन नजर आ रहे हैं और इजराइल इसको एक्सेप्ट करने में अभी टाइम लगाएगा। और इस अंदाज में शायद मेरे अपने तजिए के मुताबिक आई एब्सोल्युटली होप दैट आई एम टोटली रॉन्ग, बट इट अपीयर्स द इंडिकेटर्स व्हिच आई एम गेटिंग that Israel is not going to accept it the way it is, although the director Mr. Byrne is already there in Doha and trying his बहुत कोशिश कर रहे हैं वो कि किसी तरीके से ये डील कामयाब हो जाए। और ये यही वजह है जो आपने जिक्र किया है कि बाइडन यानी कि इस वक्त इलेक्शन के दौर में अमेरिका में उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल मौका है। तो लिहाजा उस चीज को अगर देखा जाए तो आपकी बात दुरुस्त है, बाइडन या नेतन्याहू, पर नेतन्याहू के जो अमेरिका में एक लॉबी है जिसकी वजह से इजराइल कायम हुआ और उसके बाद अब तक चल रहा है, वो ज्यादा फाल रही है हमेशा। तो उसको अगर देखा जाए तो जरा मुश्किल। और फिर पेंटागन का आज का बयान आप देखें, जो चंद घंटे पहले पेंटागन ने बयान दिया है, उससे भी महसूस होता है कि वो कोई किसी किस्म की कमिट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसको जी एम्बेसडर साहब मुझे बताएं कि ऐसा लगता है कि दुनिया में नज़रियात को लेकर, या अगर आप जो पोलराइजेशन की हम बात करते हैं उसमें सख्ती और स्टांस पूरी दुनिया में एक जैसा साझा है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि 13 कंजर्वेटिव यूएस फेडरल जजेस ने कल इस बात पे वादा किया है कि जो अमेरिका में प्रोटेस्ट जारी हैं ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स की और कैंपसेस में, उन्होंने कहा कि जी हम कोलंबिया ग्रेजुएट्स को हायर ही नहीं करेंगे। ये 13 जजेस का बाकायदा ये एक वादा करना है और इसकी कोई इस तरह की रविश हमें पहले नज़र नहीं आती। तो वही आपकी वाली बात कि इजरायली लॉबी या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ ये प्रेशर बाइडन पे पड़ तो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि द डेमोक्रेट्स एंड एवरीबडी आर गोइंग टू वेदर इट ऑफ। That's right. It appears that because वो इतनी ज़्यादा सराहियत कर गई है इजरायली लॉबी कि वो इन्फ्लुएंस कर जाती है इजराइल के जब भी बात आती है इंटरेस्ट की। देखिए अगर इसको थोड़ा सा अगर आप तारीख की पस मंजर में चले जाएं तो इजराइल के चंद मकासद हैं। वो चाहते हैं टोटल क्लिनजिंग, ये मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ आपके प्रोग्रामों में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे तज्जिया निगार कह रहे हैं। और क्लिनजिंग इसलिए करना चाहते हैं कि अगर आप देखें जब से इजराइल कायम हुआ 528 बस्तियों को उजाड़ के धक्का दे के गाजा में डाल दिया उनको, और उसके बाद अब जो जंगें हो चुकी हैं इस मामले में, मकसद यही है। और इस दफा भी 35,000 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद इजिप्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट की इजराइल ने कि किस तरह आप सनाई में जगह दे दें ताकि इंसानों को वहां भेज देने, धक्का दे दें उनको। तो फलस्तीनी अपने जमीन से टिके रहे और वो और इजिप्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये जो यानी कंप्लीट क्लेंजिंग है उसमें वो एक बहुत अच्छा नैरेटिव बिल्ड करता है इजराइल भी और पूरी इजरायली लॉबी भी, जो कि ज़ायनिज़्म पे बिलीव करती है, लेकिन वो इजराइल की किसी भी इक़दाम के ऊपर तनकीद को एंटी सेमेटिज़म से जोड़ देती है। ये जो मैंने अभी आपसे ख़बर शेयर की कि 13 जजेस का ये कहना है, उन्होंने भी कहा कि ये प्रोफेसर्स और ये स्टूडेंट्स फ्रंट लाइनर्स थे डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने में और इनका नैरेटिव एंटी सेमेटिक है। क्या आपको लगता है कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया और एंटी सेमेटिज़म यानी जो दो रिलीजन से जुड़े हुए लोगों के बायसेस होते हैं, क्या उसको रीविजिट करने की ज़रूरत है? क्या इस नैरेटिव को दोबारा से रीशेप करने की ज़रूरत है जमील साहब? जी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, वरना और ज्यादा पोलराइजेशन होती जाएगी। एंटी सेमिटिज्म के बारे में तो अभी देखिए आपने, अमेरिका ने मजीद अपने लॉ में अमेंडमेंट कर लिया है। अब तो आप कोई भी बात करें इजराइल के खिलाफ तो एंटी सेमिटिज्म में आ जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त तकरीबन 2,500 के करीब स्टूडेंट्स और बड़े ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स उनको इन्होंने पाबंद इस्लासल कर दिया है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि ये जो किताब का जिक्र किया मैंने कि इजरायली लॉबी और जॉन शमीर की किताब है ये, इसमें सारी चीज़ों का ये जिक्र है। वो खुद अमेरिकन है इस मामले में, और इसके अलावा काफ़ी ऑथर्स ने, जेफरी एक हैं, उन्होंने भी लिखा है इस मामले में।
और वो ये इजरायली लॉबी इस मामले में ज़्यादा फाल है, चाहे वो जजेस हो, मीडिया हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो, कांग्रेस हो, अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा फाल है। ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसमें एक नज़रियाती इसकी फाउंडेशन भी तो है ना। जैसे अब ये हम बात कर रहे हैं कि अगर इज़राइल का नज़रिया ये है कि वो मुकम्मल क्लेंजिंग चाहता है, कंप्लीट एक्सपेंशन चाहता है, तो एक तरह से हमास की तरफ से आने वाली ये सीज़ फायर डील कहीं ना कहीं हमास के वजूद का एक तरह से उसको दोबारा से वैलिडिफाई करने का एक ज़रिया भी बन जाती है। एक तरफ जितने इल्ज़ामात हमास पे लगाए जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हमास से तो किसी किस्म की गुफ्तगू या मुआहदा या डायलॉग हमें मंजूर ही नहीं है, लेकिन अगर ये सीज़ फायर को इज़राइल कबूल करता है तो एक तरह से दोबारा से उनको एक ऑफिशियल हैसियत मिल जाती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़राइल इज़ नॉट गोइंग टू अग्री टू। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसीलिए तो आपने जो 3 फेजेस की बात की, आखिरी फेज तो और सेकंड फेज तो कबूल नहीं होगा इजराइल को। वो कहते हैं कि आखिरी फेज में कि सारे ब्लॉकेट गाजा से हटाने, गाजा के ब्लॉकेट 67 से चल रहे हैं, तो नहीं लगता कि वो इजराइल कभी अपने ब्लॉकेट उठाएगा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फतह है और इसमें ये काबिल सताइश है जो मीडिएटर्स हैं कतर और इजिप्ट, जो यहाँ तक इसको लेके आए हैं। और आपने जिस तरह अपने इंटरव्यू में बताया कि वो बाइडन के इलेक्शन की वजह से इस वक्त इतना प्रेशर है कि बाइडन अपनी तकदो कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अपने पब्लिक को फेस करने के काबिल हो जाएं। और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर रफा का ऑपरेशन ना हो, रफा का अगर ऑपरेशन हुआ तो फिर एक साथ कोई तकरीबन 10, 15, 20 हज़ार अफराद मजीद शहीद हो जाएंगे और वो एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा पूरी दुनिया का अमेरिका पे। आप देखेंगे कि आज से यूरोप से इसमें आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी कि जब हमास एग्री हो गया है तो इजराइल को भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक छोटी सी खबर सर, एक हमारे लोकल सियासी मंजरनामे पे भी आपका कमेंट चाहूँगी। दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी एंड ऑफ कोर्स हम गाज़ा के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स बताते रहेंगे। कल आपने एक और ख़बर देखी होगी कि चेयरमैन PTI ने कहा मैं 18 माह से तैयार हूँ डायलॉग के लिए, कॉन्वर्जेसन के लिए। और कल हमने देखा कि US एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम साहब की मुलाकात हुई है PTI के वफ्द से। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पर भी बर्फ़ पिघलने लगी है? क्या देखिए, उसमें अल्टीमेटली तो बर्फ पिघलने क्यों अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड है, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाला मंजरनामा अमेरिका में क्या है। ट्रंप आ रहा है या वो, मेरे तजवीज़ के मुताबिक ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल आने वाला मंजरनामे को भी जहन में रखें और साथ में ये जहन में रखें कि पाकिस्तान को कोई भी इस वक्त बड़ी ताकत डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाहती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स ऐसे हैं कि अगर कोई डिस्टेबलाइज मुल्क में न्यूक्लियर एसेट हो तो वो पूरी दुनिया को कबूल नहीं होंगे और पूरी दुनिया इससे खाइफ होती है। लिहाजा अगर ये PTI का और ये मामला चलता रहा तो दुनिया अक़वाम ये समझती है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी में फ़र्क रहेगा और उसकी वजह से आप समझें कि ये इंटरवेंशन और ये आपको बहुत शुक्रिया एब्सोल्युटली एम्बेसडर साहब। और जिस तरह के हमने देखा कि PTI एंड US सेटअप हैड अ कंप्लीट फॉलिंग आउट और ख़ास तौर पे नो कॉन्फिडेंस वोट के पास होने के बाद और ख़ान साहब की हुकूमत डिसमेंटल होने के बाद हमने देखा कि एक बहुत ही पोलराइज और स्ट्रॉन्ग स्टांस PTI ने दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, जिसके लिए एम्बेसडर साहब ने इशारा दिया कि हर मुमकिना सूरत हाल के लिए, सिचुएशन के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। और ये मेरे ख़्याल में ख़ास तौर पे अमरीकी सियासत से ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि वहाँ पे बाइडन की हुकूमत बरकरार रहती है या जिस तरह के बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, हो सकता है ट्रंप इज़ गोइंग टू बी बैक इन द वाइट हाउस। वील फाइंड आउट और इसकी हम जो डेवलपिंग स्टोरीज़ एंड डेवलपमेंट्स आप तक लाते रहेंगे।